Welcome to my channel. Kids Tunes, please like, share, and subscribe. ससुराल की दूसरी शादी। गर्ग परिवार में नीलम अपने बेटे पवन, बेटी नेहा और पति सुरेंद्र के साथ रहा करती थी। एक दिन नीलम की पड़ोसन कांता उसके घर आती है और कहती है, कैसी हो बहन? और सुनाओ क्या चल रहा है? आजकल तुम बाहर कम ही दिखती हो, कुछ बात है क्या? अरे नहीं, कोई बात नहीं है, सब ठीक है बहन, बस ऐसे ही बाहर कम ही मन लगता है। खैर तुम सुनाओ। ठीक लग तो नहीं रही हो, क्या बात है बताओ। पड़ोसन हूँ तुम्हारी, हो सकेगा तो मदद जरूर करूँगी। अरे कांता बहन, तुम तो दिल की बात पढ़ लेती हो। हाँ, थोड़ी परेशान हूँ। पवन की शादी करनी है, कोई अमीर घर की पढ़ी लिखी सुशील लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, पर आज के ज़माने में ऐसी लड़की आसानी से कहाँ मिलती है भला। बस थोड़ा इसी बात की ना टेंशन हो रही है। पवन की शादी? तुझे नहीं लगता तुझे पहले नेहा की शादी करनी चाहिए? लड़कियों की शादी जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहता है। लड़कों की तो उम्र अगर बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी की शादी में देरी नहीं करनी चाहिए बहन। अगर तू कहे तो नेहा के लिए लड़का दिखाऊं? हाँ, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुझे पता है ना, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम भला दहेज कहाँ से दे पाएंगे। तो यही सोचा है कि पवन की शादी किसी ऐसी लड़की से करे कि जिसके घर से मोटा दहेज आ जाए, तो उसी दहेज को मैं नेहा की शादी में दे दूँगी। अब जब तक पवन की शादी नहीं होगी तब तक दहेज नहीं आएगा, और दहेज नहीं आएगा तो नेहा की शादी मैं नहीं कर पाऊँगी। तूने तो बहुत दूर की सोच रखी है, पर चल मैं प्रार्थना करूँगी कि तुझे कोई ऐसी बहू मिल जाए। फिलहाल तो चलती हूँ, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। कोई लड़की हो तुम्हारी नज़र में तो बताना ज़रूर, बस मोटा दहेज लाने वाली हो। न जाने किस बेचारी के कर्म फूटेंगे जो इसके घर की बहू बनेगी है। कांता वहाँ से चली जाती है और फिर पवन आ जाता है। तब नीलम कहती है, बेटा तू मेरा प्यारा बेटा है ना? माँ क्या हुआ, फिर कोई लड़की देखी है? अरे बेटा, लड़की तो कई देखी है, लेकिन तू किसी को पसंद कर ले जिससे तेरी शादी करवा दूँ। कम से कम मेरा नहीं तो अपनी कंवारी बहन का तो सोच, वो कब तक घर पर बैठी रहेगी? ऐसे क्या अच्छा लगता है? अरे माँ, आपको नेहा की शादी की जल्दी है तो पहले उसी की शादी करा दो ना। अरे बेटा, पहले शादी तो तेरी ही होगी, तू क्यों नहीं कर लेता शादी? क्या दिक्कत है तुझे, आखिर बता मुझे। अरे मम्मी, क्या आप हर समय शादी शादी करती रहती हो? जब मेरा मन होगा तब मैं कर लूँगा। और मैंने सुना आप कांता चाची से क्या कह रही थी। एक बात जान लो, मैं ना दहेज लूँगा और ना मैं दहेज दूँगा। मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, तो मेरी शादी में दहेज के सपने तो देखना ही मत। अरे तेरे दहेज के खिलाफ होने से क्या होता है, ये समाज का नियम है, सभी दहेज लेते हैं और देते हैं। कल को नेहा की शादी होगी तो हमें दहेज देना ही पड़ेगा ना। कभी सोचा है तूने अपनी बहन के बारे में कि उसकी शादी कैसे होगी? माँ तुम तो रहने ही दो। हाँ, हम तो बुरे ही होते हैं ना जो अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं। पवन अपनी माँ की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तभी नीलम सुरेंद्र को देखकर कहती है, सुना आपने, आपका बेटा कैसी बातें कर रहा है? ऐसे कैसे चलेगा? उसको दहेज लेना नहीं और नेहा की शादी में हम कहाँ से ला कर दे पाएंगे बताइए? आजकल बिना दहेज कहाँ शादी होती है? हाँ, मैंने सुना और मैं उसकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दहेज हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है, ना दहेज लेना चाहिए और ना देना चाहिए। हमारी नेहा के लिए भी कोई ऐसा घर मिल ही जाएगा जो दहेज के खिलाफ होगा। तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा समझदार है और हमें उसके जैसा ही समझदार लड़का अपनी नेहा के लिए भी मिल ही जाएगा। हे भगवान, ये दोनों बाप बेटा पागल हो गए। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं अभी किसको समझा रही हूँ? जब शादी करने जाओगे तब देखते हैं कौन कितना समझदार है, जब सामने से लड़के वाले मुंह खोलकर दहेज लेंगे। अरे बड़े समझदार बेटे के समझदार बाप। तुम बिना बिना बात लाल पीली हो जाती हो। कुछ दिन गुजर जाते हैं कि पवन एक लड़की से कोर्ट मैरिज कर लेता है और उसे घर ले आता है। मम्मी पापा, ये आपकी बहू है श्वेता। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। हे भगवान, बेड़ा गर्क कर दिया तूने तो, हम लोगों को बताना तक जरूरी नहीं समझा। उसने मुझे बताया था
और तुम्हें बताने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि तुम मानती नहीं। इसलिए मैंने उससे कहा कि कोर्ट मैरिज कर ले बेटा, और बहू को ऐसे यहाँ खड़ा मत कर बेटा, उसे कमरे में लेकर जा। जी पापा। दोनों बाप बेटे मुझे बर्बाद करके ही मानेंगे। मुझे पता था तो कुछ ऐसा ही करेगा, तभी शादी ना करने के बहाने दिया करता था। पवन श्वेता को कमरे में बिठाकर वापस आता है तो नीलम उसे बहुत डांटती है। मैं ये सोचकर बैठी थी कि तेरी अरेंज मैरिज कराऊंगी, बहू दहेज लेकर आएगी तो नेहा की भी ढंग से शादी होगी, पर तूने तो सब पर पानी फेर दिया। अब कैसे होगी नेहा की शादी? बहन को पूरी जिंदगी अब कमारा ही देख। किस बात का समझदार है बेटा, जो इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आई? देखो मम्मी, पहली बात, मैं श्वेता से प्यार करता हूँ, और दूसरी बात, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। अगर आपको दिक्कत है तो बताओ, मैं श्वेता के साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। सुन रहे हो ना पवन के पापा, अब आपका बेटा घर छोड़ने की धमकी दे रहा है। यही कमी थी, वो भी पूरी कर दी। कुछ और बाकी है क्या बेटा? तो वो भी बोल दे। अरे शांत हो जाओ, शांत, वो कहीं नहीं जा रहा। बेटा तुम अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ तुम्हारी माँ से। कुछ देर बाद नीलम अपना गुस्सा शांत करके पवन के कमरे में आती है और कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। माँ कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ये जो बहू बनकर आई है ना, अब इसे तो मैं घर से निकाल कर ज़रूर रहूँगी। नीलम वहाँ से चली जाती है। पवन के घर छोड़कर जाने के बाद से नीलम थोड़ा घबरा जाती है और उसके सामने श्वेता को स्वीकार कर लेती है, लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी कि वो श्वेता को इस घर से निकाल कर रहेगी, इसलिए वो उसे परेशान करना शुरू कर देती है। क्या बना रही हो बहू? खीर बना रही हूँ पवन के लिए। पवन को खीर बहुत पसंद है ना। अच्छा अच्छा, अरे मैं ना सब्जी काट कर बाहर ही भुलाई, ज़रा उठा ला तो। बुढ़ापा आ गया है ना, तो चलने में थोड़ी दिक्कत होने लगी है, वरना मैं खुद ही ले आती। अरे माँ जी कोई बात नहीं, मैं अभी ले आती हूँ, आप आराम से बैठो। अब मैं आ गई हूँ ना, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा काम मैं कर लिया करूँगी। कितनी अच्छी बहू है मेरी। जा बेटी जा, सब्जी ले आ। हाँ। श्वेता को बाहर भेजकर नीलम खीर में नमक डाल देती है ताकि पवन और उसके बीच लड़ाई हो जाए। अरे श्वेता क्या बना रही हो इतनी देर से? कुछ खिला दो, भूख लग रही है। ला रही हूँ बस। श्वेता एक कटोरे में खीर लेकर आती है। अरे वाह, तुमने खीर बनाई है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जल्दी से मेरे और माँ के लिए निकाल दो। हाँ अभी दे रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू ही खा, मुझे खीर बहुत कम पसंद है। अरे माँ खाकर तो देखो, बहुत स्वाद लग रही है। एक बार तू भी खा बेटा, फिर तुझे सब स्वाद ही स्वाद लगेगा। क्या हुआ माँ, खीर खाओ ना आप। नहीं बेटा तू खा, मुझे किचन में काम है, मैं जा रही हूँ। नीलम वहाँ से किचन में चली जाती है ताकि दोनों को लड़ाई करते हुए देख पाए, और तभी पवन खीर खाता है। अरे वाह, क्या खीर बनाई है, बहुत स्वाद है, मज़ा ही आ गया। ये क्या बोल रहा है? नमक इसको मीठा लग रहा है? लगता है मेरा ये प्लान तो फेल हो गया, कुछ और सोचना पड़ेगा। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है। तब श्वेता भी थोड़ी सी खीर खाकर देखती है। छी छी छी, आप इसको कैसे खा रहे हैं? इसमें तो पूरा का पूरा नमक है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो चीनी ही डाली थी। अरे कोई बात नहीं, तुमने पहली बार बनाया है, इतना ही काफ़ी है। और नमक से ज़्यादा इसमें प्यार मिला हुआ है, इसलिए बहुत मीठी बनी है तुम्हारी तरह। पवन श्वेता से बहुत प्यार करता था, इसलिए ऐसी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन नीलम आए दिन कुछ न कुछ करके श्वेता को गलत साबित करने में ही लगी रहती। और एक दिन, मैंने इसके कितने काम बिगाड़े, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं कौन सा जादू किया है मेरे बेटे पर इसने, जो इसको कुछ कहता ही नहीं। एक दिन श्वेता बाहर घर के काम से जाती है तो कांता कुछ भारी सामान उठा रही थी। श्वेता कांता की मदद कर देती है। माँ जी लाओ, सामान मैं उठा देती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं उठा लूँगी। अरे कोई बात नहीं, मैं भी इसी रास्ते से जा रही हूँ, इसी बहाने आपसे बातें भी हो जाएगी। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पर तुम हो कौन? तुम्हें यहाँ पहले कभी देखा नहीं, कहाँ रहती हो? मैं तो आपकी पड़ोसन हूँ, पवन की पत्नी हूँ। अभी कुछ वक्त पहले ही शादी हुई है हमारी। पवन की पत्नी मतलब तुम नीलम की बहू हो? नीलम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली,
बहू ले आई और मुझे कुछ बताया तक नहीं। मैं शाम को आती हूँ तुम्हारे घर, फिर उसकी खबर लूँगी। ना कोई मिठाई ना कोई बधाई। बताओ, पड़ोसन होने का क्या फ़ायदा भला। जी ज़रूर आइएगा। लाओ बेटा, अब मेरा घर आ गया, अब तुम भी अपने घर जाओ। शाम को मैं आती हूँ। हाँ, शाम में कांता जब नीलम के घर आती है। ये लो जी, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अब मैं कुछ समझी नहीं, क्या कह रही हो, क्या बात है? ओहो, अब बात भी मैं ही बताऊं क्या? बेटे की शादी कर ली और एक लाडू तक नहीं खिलाया। हाँ, अरे क्या बताऊं बहन, शादी के बारे में तो हम ही नहीं जानते थे। क्या मतलब? अरे कोर्ट मैरिज की है मेरे बेटे ने। अरे तो क्या हुआ, जो भी कहो, बहू तो तुम्हारी बहुत संस्कारी है। अरे तो इन संस्कारों का क्या मैं अचार डालूंगी? दहेज तो एक कौड़ी का ना लाई। नीलम, तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, उसकी कद्र करो। अगर ऐसे ही दहेज दहेज करती रहोगी तो बहुत पछताओगी एक दिन। कांता ये बोलकर चली जाती है। श्वेता भी दूर खड़ी उन लोगों की ये बातें सुन रही थी, इसलिए वो नीलम के पास आकर कहती है, मम्मी जी, मैं अपनी तरफ से सब कुछ सही करने की कोशिश कर रही हूँ, पर फिर भी आप मुझसे गुस्सा क्यों रहती हैं? देख, मैं सीधी बात बता रही हूँ तुझे। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा अरेंज मैरिज करे, मेरी बहू दहेज लाए, ताकि मेरी बेटी की भी अच्छे से शादी हो सके। हम गरीब लोग भला कैसे दहेज देंगे? अरे बस इतनी सी बात, तो ये आप मुझे कहती तो सही। मेरी एफडी है 20 लाख रुपए की, मैं वो तोड़ दूंगी नेहा दीदी की शादी के लिए। अब क्यों फिक्र करती हैं? श्वेता अपनी एफडी तोड़कर नीलम को दे देती है, जिससे नीलम बहुत खुश होती है और अब वो अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। श्वेता इस बारे में पवन को भी बता देती है। पवन अपनी माँ की जिद जानता था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। आइए आइए आइए, बैठिए। कौन है मम्मी? ये शादी के लिए तुम्हारी बहन को देखने आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। मेरे मम्मी पापा अमेरिका में रहते हैं, इसलिए मैं ही अकेला आया हूँ नेहा को देखने। अच्छा, तो आप भी अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे? नहीं नहीं, मैं यहीं रहूँगा। अरे तू क्या बातें करने लग गया? पहले नेहा को तो इनसे मिल लेने दे। नेहा पंकज से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर पंकज नीलम से कहता है, लेकिन शादी से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप अपनी मर्जी से जो अपनी बेटी को देंगे वो तो देंगे, लेकिन उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 20 लाख रुपए दें, ताकि मैं अपना कारोबार यहाँ शुरू कर सकूँ। हाँ हाँ बेटा, हमें मंजूर है। दहेज तो हमें देना ही है। पैसे शादी से पहले दे देंगे और बाकी दहेज शादी के बाद। ऐसा है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। जल्दी मुलाकात होगी आपसे फिर। देखा, लड़का कितना अच्छा है, नेहा के लिए बिल्कुल सही है। जब पंकज वहां से चला जाता है तो पवन कहता है, अरे मम्मी, आपने 20 लाख देने का वादा क्यों कर लिया? मैं आपको दहेज देने को मना कर रहा था और आप यहाँ इतना कैश देने को तैयार हो। हाँ नीलम, पवन सही कह रहा है, ये गलत है। हमें कोई और अच्छा लड़का मिल जाएगा अपनी नेहा के लिए। ऐसे किसी पर विश्वास करके इतनी बड़ी रकम नहीं दी जाती। इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला है, अब आप लोग बीच में टांग मत अड़ाओ। रिश्ते विश्वास से ही बनते हैं। लेकिन माँ, पहले परिवार तो देख लो। अरे नेहा को लड़के के साथ रहना है, परिवार से हमें क्या लेना देना। अब तुम लोग आगे कुछ नहीं बोलोगे? हाँ। पवन और सुरेंद्र नीलम को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि नेहा भी उसे मना करती है, पर वो नहीं मानती। शादी की तैयारियां होने लगती है और फिर शादी से करीब 2 महीने पहले पंकज फिर से आता है। मैं शादी से पहले आना तो नहीं चाहता था, पर वो कारोबार शुरू करना है ना, तो सोचा पैसे ले लूँ आकर। हाँ हाँ, इसमें झिझकने वाली कोई बात नहीं है। ये लो 20 लाख। जी माँ जी, अब आप शादी की तैयारी करो। पंकज पैसे लेकर चला जाता है और गायब हो जाता है। क्या बात है मम्मी, किसे फ़ोन लगा रही हो? इतनी परेशान क्यों? अरे वो पंकज का फ़ोन कल से स्विच ऑफ आ रहा है। तू एक काम करना, उसके घर जाकर पता कर। ठीक है मम्मी। पवन पंकज को ढूंढने जाता है और वापस आकर बताता है, उस पते पर मम्मी कोई नहीं रहता। आसपास किसी को भी इस नाम के आदमी का कुछ नहीं पता। वो आदमी 20 लाख लेकर भाग गया। वो एक ठग निकला मम्मी। क्या? हे भगवान, ये क्या बोल रहा है तू? मैंने बहू के दिए हुए सारे पैसे उसे दे दिए और तू कह रहा है कि वो भाग गया। नीलम फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो पवन और सुरेंद्र से अपने किए की माफ़ी मांगती है।
मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आप लोगों की बात न मानकर। मुझे माफ कर दो। रो मत मम्मी, जो होना था सो हो गया। ये समझ लो कि एक बला थी जो टल गई। पर अब तो आप इस बात को मान लो कि दहेज लेना या देना दोनों ही गलत होते हैं। ये सब दहेज के चक्कर में ही हुआ है। हाँ बेटा, तूने सही कहा था। मुझे मेरा सबक मिल गया है कि शादी दो आत्माओं का बंधन है, न कि पैसे और दहेज का। पर अब मेरी बेटी का क्या? वो तो बेचारी बैठी सोच रही कि उसकी शादी होने वाली है। आप उसकी चिंता ना करो मम्मी। उसके लिए मेरी नज़र में एक लड़का है, संस्कारी और सुशील है, और वो लोग दहेज भी नहीं चाहते। अच्छा, ऐसा कौन लड़का है बेटा? मेरा दोस्त पूरव, वो आज आने ही वाला है। मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। वो हमारी नेहा को बहुत पसंद करता है और उसे खुश भी रखेगा। पवन पूरव को अपने घर वालों से मिलवाता है। पूरव सबको बहुत पसंद आता है और उसकी नेहा से शादी तय हो जाती है। ये लो श्वेता, तुम्हारे 20 लाख रुपए। पंकज पकड़ा गया क्या? कहाँ मिला वो? पंकज मेरा दोस्त है और ये सारा मेरा प्लान था मम्मी को समझाने का, ताकि वो दहेज की जिद छोड़ दे और ये समझे कि दहेज कितनी बड़ी कुप्रथा है। हे भगवान, आपने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ली। कम से कम मुझे तो बता देते। मैं नहीं चाहता था कि कोई बात जरा सी भी लीक हो और प्लान बिगड़े, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया था। ये बात सिर्फ मेरे और पंकज के बीच में थी। अच्छा, वैसे आपने बहुत सही किया। अब मम्मी जी कभी भी दहेज का नाम नहीं लेंगी। कुछ ही समय बाद नेहा और पूरव की शादी हो जाती है और अपने दोनों बच्चों की शादी बिना दहेज के होते देखकर नीलम समझ जाती है कि शादी बिना दहेज के होना संभव है और सबको ऐसा ही करना चाहिए। उस चाय वाली आंटी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। 12 रुपए की चाय में उसने एक इलायची का दाना तक नहीं डाला। अब देखो कल मैं उसका क्या हाल करती हूँ। चेतना की आवाज सुनकर उसके माता पिता वहां आ जाते हैं। हे भगवान, शादी की उम्र हो चुकी है इस लड़की की, लेकिन अभी तक इसकी नींद में बोलने की आदत नहीं गई। अब इसमें इस बेचारे की क्या गलती? इसे तो सुबह तक कुछ याद भी नहीं रहता। यही तो दिक्कत है। कल को इसे पराए घर जाना है। वहां पर भी अगर इसने ऐसे ही नींद में अपनी सास की बुराई शुरू कर दी तब क्या होगा? खुद तो भूल जाएगी, लेकिन वो लोग तो नहीं भूलेंगे ना। अरे तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी हमारी बेटी नींद में सच ही तो बोलती है। आप अभी ना ये सब हल्के में ले रहे हैं। कल जब इसके ससुराल वाले इसे नींद में बोलने की वजह से घर से निकाल देंगे ना, तब बैठकर पछताते रहना। अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? सभी डॉक्टर्स ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। चेतना के माता पिता उसकी नींद में बोलने की बीमारी से परेशान रहते हैं। तभी एक दिन चेतना को देखने अनमोल नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ आता है। बहन जी, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमने तो अभी से इसे अपनी बहू मान लिया है। हाँ जी, अब बस आप ये बताइए कि शादी कब करनी है। हम तो इसे बहू बनाकर ले जाने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है। अब जब आप कहो हम इनकी शादी करवा देंगे। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो 1 हफ्ते बाद ही शादी का शुभ योग है। क्यों ना हम तभी इन दोनों की शादी करा दें? हाँ, क्यों नहीं, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। देखते ही देखते चेतना और अनमोल की शादी हो जाती है। अपनी नींद में बोलने वाली बीमारी से अनजान चेतना शादी से बेहद खुश होती है। ससुराल में पहले दिन ही वो अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेती है। शादी के पहले दिन। बहू, तेरे मायके वालों ने तुझे क्या क्या सामान दिया है, बताना तो। मम्मी पापा ने मुझे 2-4 साड़ियाँ और कुछ गहने दिए हैं। बहू, एक काम कर, वो सब ना तू मुझे दे दे। वो क्या है ना, मैं उन्हें अपनी तिजोरी में रख दूंगी। तुझसे कहीं इधर उधर हो गए तो। चेतना अपनी सास के इरादों को समझ जाती है, लेकिन वो कुछ ना बोलकर गहने देना ही उचित समझती है। ये लीजिए मम्मी जी, मायके से मुझे यही सब मिला है। अच्छा किया बहू जो तूने मुझे ये सब सौंप दिया। अब सुन, ये सब तू अपने मायके वालों को मत बताना। घर की बात तो घर में ही रहनी चाहिए ना। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी।
चल अब तू अपने कमरे में जाकर सो। हाँ बेटा। सास की बात मानकर बबीता अपने कमरे में चली जाती है। रात में अनमोल और चेतना साथ में ही सोए होते हैं। इतने में चेतना फिर से नींद में बोलना शुरू कर देती है और इस बार वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी सास की ही बुराइयां शुरू कर देती है। मेरी लालची सास ने मेरे सारे गहने ले लिए। माँ पापा ने कितने प्यार से मुझे वो सब दिया था। मेरी सास इतनी लालची होगी इसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। चेतना की आवाज सुनकर अनमोल की नींद खुल जाती है। वो बिस्तर से उठकर चेतना की तरफ देखता है। ये चेतना नींद में क्या बोले जा रही है? मेरे मायके से इतना दहेज मिलने के बाद भी उस खुसड़ बुढ़िया का पेट नहीं भरा। मेरी साड़ियाँ, मेरे गहने सब उस चुड़ैल बुढ़िया ने हड़प लिए। अनमोल ये सब सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वो चेतना को जोर जोर से आवाज देकर हिलाने लगता है। चेतना उठो, क्या बड़बड़ाए जा रही हो? उठो चेतना। अनमोल चेतना को उठाने की भरपूर कोशिश करता है लेकिन उठना तो दूर, चेतना टस से मस तक नहीं होती। अंत में थक हार कर वो अपने दोनों कानों में रुई डालकर सो जाता है और अपनी नींद में बोलने की आदत से अनजान चेतना बेफिक्र होकर पूरी रात भर बोलती रहती है। अगले दिन सुबह, मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है, खाने में क्या बनाऊं? अरे जो तेरा मन हो कुछ भी बना दे अच्छा सा। वैसे अनमोल कहाँ है? उठा नहीं अभी तक? नहीं मम्मी जी, वो तो ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं जैसे रात भर सोए ही ना हो। इतना कहकर चेतना रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में अनमोल भी उठकर बाहर आ जाता है। अरे क्या हुआ अनमोल? इतनी देर तक तो तू कभी सोया नहीं, फिर आज कैसे इतनी देर तक सोता रह गया? अब क्या बताऊं माँ, पूरी रात चेतना ने सोने ही नहीं दिया। वो रात भर। इससे आगे कि अनमोल कुछ कहता उससे पहले ही दुष्यंत बोल उठता है। ये सब बातें कौन बताता है नालायक? अरे पापा पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आप जिसे अपनी बहू बनाकर घर लाए हो ना, वो कल पूरी रात नींद में आप लोगों को गालियां दे रही थी। गालियां? लेकिन क्यों? अरे वो सब तो आप माँ से ही पूछो। इन्होंने बेचारी के सारे गहने जो ले लिए थे, तो नींद में वो गाली ही देगी ना इन्हें। अब काम भी तो ऐसा ही किया है इन्होंने। हाँ? अरे तो मैंने कौन सा बहू से जबरदस्ती गहने मांगे थे? अरे वो तो मैंने सोचा कि जब मैं अपने गहने तिजोरी में संभाल रही हूँ तो बहू से भी पूछ लेती हूँ। बबीता की बात अभी पूरी ही हुई थी कि तभी वहाँ चेतना सभी के लिए खीर लेकर आ जाती है। ये लीजिए मम्मी जी, मैंने आप सबके लिए खीर बनाई है। वाह चेतना, ये सही है। कभी शोला तो कभी शबनम। क्या मतलब? मतलब ये कि कल रात भर तो तुम मम्मी को गालियां दे रही थी, कोस रही थी, और अब ऐसे खीर खिला रही हो जैसा तुम इनसे कितना प्यार करती होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा बोल रहा है कि कल पूरी रात तुम मुझे गालियां दे रही थी। क्या ये सच है बहू? मम्मी जी, भला मैं आपको गालियां क्यों दूंगी? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। सपने में ही कल तुम पूरी रात माँ को गालियां दिए जा रही थी। कभी खुसड़ तो कभी चुड़ैल बुढ़िया बोल रही थी मेरी माँ को। क्या बहू, तुझे मैं चुड़ैल दिखाई देती हूँ? और किस एंगल से मैं तुझे बुढ़िया दिखाई दे रही हूँ, जरा बताना तो। मम्मी जी मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ याद नहीं है। इतने में चेतना रोने लग जाती है। चेतना को रोता देख सभी उसे माफ कर देते हैं और हंसी खुशी बैठकर उसके हाथ की खीर खाने लगते हैं। रात में सबके पति देवता होते हैं, लेकिन मेरा पति देवता नहीं, राक्षस है, राक्षस। मन तो करता है उन्हें कच्चा चबा जाऊं। चेतना की खुसुर पुसुर की आवाज सुनकर अनमोल फिर से उठ जाता है और उसकी बातें सुनकर डर से कांपने लगता है। ये चेतना क्या बोल रही है? अभी मुझे एक दिन नहीं हुआ यहाँ आए और उस चिरकुट ने मम्मी जी से मेरी चुगली कर दी। ऐसे पति तो भगवान दुश्मन को भी ना दे जैसा मुझे दिया है। मन तो कर रहा था उनकी खीर में चीनी की जगह जहर मिला दूं। चेतना की बातों से अनमोल के पसीने छूटने लगते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो चुपचाप बिस्तर की दूसरी साइड चद्दर से मुंह ढककर सो जाता है। अगले दिन, बहू, ये अनमोल को आजकल क्या हो गया है? सुबह के 10 बज चुके हैं लेकिन ये लड़का अभी तक उठा नहीं।
जरूर मेरे खिलाफ कोई नई कहानी सोच रहे होंगे। आप उनकी टेंशन छोड़ दीजिए पापा जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर चेतना रसोई में जा रही होती है कि तभी वहां अनमोल आ जाता है। चेतना को देखते ही अनमोल थर थर कांपने लगता है। इससे पहले कि चेतना कुछ समझ पाती, अनमोल झट से उससे 2 हाथ की दूरी पर खड़ा हो जाता है। अब इन्हें क्या हो गया? खैर मुझे क्या। चेतना उसे नजरअंदाज करते हुए रसोई की ओर चली जाती है। क्यों बे नालायक, शादी क्या हो गई? इस घर का नियम भूल गया क्या? 10 बजे सोकर कौन उठता है? आपको बताकर क्या फायदा है, मेरी बात पर तो आपको यकीन होगा नहीं। दुष्यंत कुछ कहता, इससे पहले ही चेतना सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। मुझे नहीं पीनी चाय। वैसे तो रोज सुबह उठकर तू चाय मांगा करता था, फिर अब क्या हो गया तुझे? माँ, मुझे इसके हाथ की चाय नहीं पीनी। क्यों? क्या मैंने इसमें आपके लिए जहर मिलाया है? तुम्हारा भरोसा नहीं है? क्या पता जहर ही मिलाया हो मेरी चाय में। अनमोल की बातों से चेतना को फिर बुरा लग जाता है। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। ये क्या है अनमोल? चेतना बीवी है तुम्हारी, वो तुम्हें जहर क्यों देगी भला? अरे पापा, कल वो नींद में यही सब बोल रही थी, उसका क्या भरोसा। कल बोल रही थी, आज सच में जहर दे देती तो। अनमोल की बातें सुनकर बबीता आग बबूला हो जाती है और तुरंत चेतना के मायके वालों को फोन लगा देती है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बबीता जी, सब ठीक है ना? अब हम आपको क्या बताएं, जब से आपकी बेटी इस घर में आई है तब से कभी नींद में मुझे चुड़ैल बोलती है तो कभी बुढ़िया, और हद तो तब हो गई जब आज उसने मेरे बेटे को भला बुरा बोला। आपने अपनी बेटी की नींद में बोलने की बीमारी के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? देखिए बहन जी, आप उसकी बातों का प्लीज बुरा मत मानिए। वो नादान है और फिर उसे ना अपनी इस आदत के बारे में पता तक नहीं है। दरअसल दिन भर में उसे जिन बातों का बुरा लगता है ना, वो सिर्फ उन्हीं बातों को सपनों में दोहराती है और फिर सुबह तक तो सब भूल भी जाती है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि हम उसे खुश नहीं रखते? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप बस उसे एक बार समझने की कोशिश कीजिए। वो कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती ना, इसलिए जब कोई बात उसके दिल में चुभ जाती है तो वो उसे नींद में बड़बड़ाती रहती है। मीनाक्षी की बातें सुनकर बबीता सोच में पड़ जाती है और फोन रख देती है। कुछ समय बाद घर की नई बहू को देखने पास ही रहने वाले पड़ोस के कुछ लोग आते हैं। बबीता, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। कहाँ से मिली तुझे इतनी सुंदर बहू? अब इसे तो तुम लोग मेरी फूटी किस्मत ही समझ लो कि भगवान ने इसे मेरे पल्ले बांध दिया। क्यों बबीता, तू खुश नहीं है क्या अपनी बहू से? अब खुश रहने के अलावा कोई और ऑप्शन भी है क्या? ये तेरे गले में हार तो बड़ा सुंदर लग रहा है, बहू के मायके वालों ने दिया है क्या? अरे नहीं, ये तो मेरा है। बहू अपने मायके से तो बहुत सस्ती चीजें लाई है, मुझे तो उन्हें पहनने में भी शर्म आ रही है और इसके मायके वालों को देने में भी शर्म नहीं आई। बबीता की ये बातें सुनकर चेतना की आंखें भर आती है। होठों को दबाते हुए वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है और जब उसमें कामयाब नहीं होती तो भागते हुए अपने रूम में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आपको इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। बेटा, मैं चाहती थी कि वो खड़े होकर बोले, जिससे उसे फिर कभी नींद में बोलने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन सब उल्टा हो गया। रात में दुष्यंत और बबीता भी चेतना और अनमोल के रूम में आ जाते हैं, जहां वो चेतना को नींद में बड़बड़ाते हुए देखते हैं। मम्मी जी, आज आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सबके सामने मेरे परिवार वालों का मजाक उड़ाया। मुझे उनकी बातें सुनकर आज बहुत चोट लगी है। देखा माँ, चेतना को कितना बुरा लगा है। मीनाक्षी जी सही बोल रही थी। चेतना कभी बड़ों का अनादर नहीं करती, उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती, लेकिन जिन चीजों से उसे ठेस पहुंचती है वो उसे नींद में बोलती है। गलती हमारी है, हम बहू को समझ ना सके। जिसे हम लोग बीमारी का नाम दे रहे थे वो बीमारी नहीं, इसके दिल के आंसू थे। सच में पापा, हमने इसे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे टोकते हैं। अनमोल जी भी मुझसे दूर भागते हैं। आप कहाँ हो मॉम डैड? मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे नहीं रहना यहाँ।
चेतना के दर्द भरी बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बहू जैसी भी है, मुझे स्वीकार है। मुझे भी मम्मी। इसने सारा दर्द अपने सीने में छुपा कर रखा, लेकिन किसी से एक शब्द नहीं कहा। इससे अच्छी पत्नी मुझे कोई और मिल ही नहीं सकती। चलो बहुत रात हो गई है, अब तुम लोग भी सो जाओ और बहू को भी सोने दो। अगले दिन सुबह जब चेतना उठती है तो सब लोग उससे बेहद प्यार से बात करते हैं, उसे अपनापन महसूस कराते हैं। और अब तो उसका पति भी उससे दूर नहीं भागता। एक रात में अचानक सबका बदला व्यवहार चेतना को बेहद पसंद आता है। अब वो हंसी खुशी सबके साथ रहती है।